हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। इससे पहले जो चीज़ें हमने डिस्कस करी है, दैट मीन्स हमने स्टार्ट किया था बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमने एक सिंपल इकोनॉमी क्या होती है वो समझा था। देन हमने समझा था कि फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू जो तीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। एंड इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि एक प्रोड्यूसर को उसका प्रोडक्शन और उसका कॉस्ट में किस तरीके से चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है, एंड कंज्यूमर को उसके बजट कंस्ट्रेन पे एंड उसके प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख के पूरी इकोनॉमी फंक्शन कैसे होती है, राइट। तो ये सब का बेस लेके आज हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में समझेंगे। इसको हम बेटर रहता है कि एक केस स्टडी से समझते हैं। केस स्टडी में ऐसा ले लेते हैं कि एक एग्रीकल्चरल रीजन है, जहां पे वेरियस टाइप ऑफ फार्मर्स है। जैसे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ फार्मर ए, देयर इज अ फार्मर बी एंड देयर इज अ फार्मर सी। अब तीनों में ही सिमिलरिटी क्या है कि दे ऑल द फार्मर्स ये सेम तरीके का वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनकी क्वालिटी भी सेम हो जाती है। दैट मीन्स उनका स्टैंडर्डाइजेशन सेम है, बस जो डिफरेंस रहता है दैट इज द क्वांटिटी, कि कितने क्वांटिटी में हर एक फार्मर प्रोड्यूस करता है वो वेरी करता है। अब क्वांटिटी कौन सी चीजों पे वेरी करती है, कि मैं कितना गेहूं उगा सकता हूं, ये क्या चीज पे वेरी करेगा। द फॉरमोस्ट थिंग रहेगा कि मैं उसके अंदर इनपुट्स क्या यूज करता हूं। तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे को क्वांटिटी पे ध्यान रखना है तो वहां पे इनपुट्स क्या क्या रहेगा, दैट मीन्स मैं कितना पानी डाल रहा हूँ, कितना फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ, कितना खाद डाल रहा हूँ, या एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। सो दैट मीन्स कि मेरे इनपुट्स पे डिपेंड रहेगा कि मेरा आउटपुट क्या होने वाला है। तो अगर ये केस स्टडी का हम ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि जो तीन फार्मर है, फार्मर ए एंड फार्मर बी एंड फार्मर सी, तीनों ही वीट ग्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो गेहूं ग्रो कर रहे हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है कि देयर आर सेवरल अदर काइंड ऑफ फार्मर्स ऑल्सो, लाइक सिमिलरली दीज थ्री फार्मर्स, और भी टाइप के फार्मर्स है जो सेम टाइप का क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स, कि काफी सारे टाइप के सेलर्स है जो सेम टाइप का वीट बेच रहे हैं, दैट मीन्स विद द सेम क्वालिटी का वीट वो लोग बेच रहे हैं, राइट। अब जब इतने सारे सेलर्स है, सो दैट मीन्स दे आर लार्ज काइंड्स ऑफ बायर्स। तो एक ही जगह पे जब बहुत सारे सेलर्स है और बहुत सारे बायर्स है, तब हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर रीजन में एक परफेक्ट कंपटीशन है। सो दैट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन क्या हुआ, ये वो हुआ जहां पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स है एंड लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स है, जो जिनके पास दे ऑल आर प्राइस टेकर्स। दैट मीन्स कि यहां पे जैसे इतने सारे सेलर्स है, दैट इज फार्मर ए एक सेलर है, फार्मर बी है और फार्मर सी एक सेलर है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेलर्स है, जिसके अंदर से एक फार्मर बोलता है कि मेरे को इस बार क्वांटिटी कम रिलीज करनी है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली मार्केट में एक स्कैरसिटी क्रिएट करना चाहता है ताकि वीट का प्राइसेस इंक्रीज हो। बट जब वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है जो सेम टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वहां पे एक सिंगल इंडिविजुअल प्राइसेस को डिफाइन नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये एक सिंगल इंडिविजुअल ने कहा है कि वो अपना वीट का क्वांटिटी कम रिलीज करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीट की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी या ओवरऑल वीट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि दिस इज बिकॉज कि यहां पे परफेक्ट कंपटीशन है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है जो एक टाइप का होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज द वीट। एंड यहां पे हर एक फार्मर के पास फ्री एंट्री है एंड फ्री एग्जिट है। सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दीज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मर्स, ऑफ लार्ज फार्मर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट आर नोन एज द एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो यहां से हमें बेस पता चल गया दैट व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो अगर हम हमारी स्लाइड्स पे जाते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन वी आर डिफाइनिंग द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में द लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सभी एक ही टाइप का एक होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहे हैं, जहां पे एक फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, एंड यहां पे एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है। अब ये इंफॉर्मेशन दोनों को मिल रही है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय बायर एंड ऑल्सो बाय सेलर। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल पे यही है कि ये एक एग्रीकल्चर मार्केट है फॉर व्हीट एंड राइस का, जो सर्व करते हैं एज एन एग्जाम्पल, जहां पे एक इंडिविजुअल सेलर
कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट प्राइस, यानी कि सिर्फ एक सेलर ने बोला है कि मेरे को मेरे व्हीट का या मेरे राइस का प्रोडक्शन कम रिलीज करना है या कम क्वांटिटी में देना है, तो वो प्राइस डिफाइन नहीं करेगा, यानी कि वो प्राइस चेंज नहीं करेगा, प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज होगी अनलेस एक बहुत ही बड़ा प्लेयर आ गया है। अगर बहुत ही बड़ा प्लेयर एक है और बाकी सारे छोटे प्लेयर है, सो दैट इज नॉट अ परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो जब परफेक्ट कंपटीशन की बात आ जाती है तो वहां पे यही होता है कि यहाँ पे कई सारे सेलर्स है एंड कई सारे बायर्स है जो इस तरीके का कंपटीशन कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे हमने जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक समझी थी, दैट इज कि यहां पे बायर और सेलर दोनों की एक प्राइस टेकिंग बिहेवियर होता है। ना व्हाट इज प्राइस टेकिंग बिहेवियर इन द सेंस कि जैसे हमने देखा कि एक पर्टिकुलर या एक इंडिविजुअल प्राइसेस को डिफाइन नहीं कर सकता, सो दैट मीन्स कि वो लोग क्या करें, वो प्राइस ले रहे हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था कि जब हमने ये देखा था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि एक प्रोड्यूसर क्या चीजें प्रोड्यूस करेगा वो कौन डिफाइन करेगा, वो कंज्यूमर का डिमांड डिफाइन करेगा। ओके, अब कंज्यूमर कौन से गुड की डिमांड कर रहा है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर दो टाइप के गुड की डिमांड कर रहा है। एक साइड पे वो देख रहा है कि उसको ब्रेड खाना है फॉर अच्छे से खाने के लिए, और दूसरे साइड वो डिमांड कर रहा है कि लेट्स से उसको गोल्ड की डिमांड कर रहा है ना। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल वेयर एज ब्रेड इज एन एसेंशियल फूड। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एसेंशियल फूड तो वो खाएगा ही खाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी सप्लाई ज्यादा रखनी पड़ेगी इकोनॉमी में, तो ही वो रोज खा पाएगा ना। अगर उसकी इकोनॉमी में सप्लाई कम है, फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एक्सोटिक फ्रूट्स जो इंडिया में नहीं मिलते हैं, तो उसकी सप्लाई इंडिया में कम है, तो हेंस उसकी प्राइसेस भी ज्यादा है। तो यहां पे व्हाट वी आर द प्राइस टेकर्स, कि हम प्राइस ले रहे हैं, हम प्राइस दे नहीं रहे हैं। सो व्हाट डज दिस सिग्निफाई, कि जब आप एक परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट हो जहां पे कई सारे बायर्स है या कई सारे सेलर्स है, यानी कि बहुत सारे लोग गोल्ड भी बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग ब्रेड भी बेच रहे हैं, अब हम एज ए कंज्यूमर या फिर हम एज ए प्रोड्यूसर हम प्राइसेस ले सकते हैं कि भाई इतनी डिमांड है गोल्ड की, उसके सामने इतनी सप्लाई आ रही है गोल्ड की, तो ये एक प्राइस सेट हो सकता है। सो दैट मीन्स दैट इज द प्राइस टेकिंग, हम अभी भी प्राइस गिविंग नहीं कर रहे हैं। सो इट्स अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में जो फर्म्स और जो बायर्स होते हैं वो मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो फर्म का पर्सपेक्टिव अगर देखते हैं, हम कंपनी का पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो वो अपना अगर प्राइस उसने इंक्रीज कर दिया बिकॉज इट्स अ परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट, तो उसके कंज्यूमर्स लूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परफेक्टली कंपटीशन में क्या है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कि ये सिर्फ एक फर्म नहीं है जो एक पर्टिकुलर ब्रेड बेच रही है, कई सारी फर्म्स है जो कई सारे टाइप की ब्रेड बेच रही है, कि अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो कस्टमर कोई और फर्म के पास चले जाएंगे, लेट्स से वो कोई फर्म बी के पास चले गए, राइट। वेरेज अगर हम बायर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो बायर को यह पता है कि जो मार्केट प्राइस है उतना ही हम ब्रेड का पे करेंगे। दैट मीन्स कि अगर आज के टाइम में ब्रेड 50 रुपए की मिल रही है, तो कल उठ के कोई और जो कंपनी आएगी वो बोलेगी कि ये ब्रेड 80 रुपए की हो गई है, तो बायर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बायर को पता है कि उसकी मार्केट प्राइस जस्ट 50 रुपीज ही है, राइट। सो इट विल नॉट पे मोर देन नेसेसरी, कि वो 50 रुपए से ज्यादा नहीं पे करेगा। सो दैट इज व्हाट, दैट इज फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव। तो इसका अगर हम एग्जांपल समझते हैं तो एग्जांपल में ये है कि इफ वन फार्मर चार्जेस मोर देन द करंट मार्केट रेट फॉर व्हीट, बायर सिंपली गो टू अदर फार्मर्स। कि अगर एक फार्मर ने गेहूं का प्राइस ज्यादा कर दिया है विद द सेम क्वालिटी में, तो वो कोई और फार्मर के पास चला जाएगा विद द सेम क्वालिटी ऑफ व्हीट के लिए। ओके, दैट इज द थिंग। नाउ जो अनदर थिंग जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। नाउ जैसे हमने कल समझा था कि देयर आर कॉस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट हो जाता है। एक आ जाता है टोटल कॉस्ट, कि प्रोड्यूसर का कितना कॉस्ट होता है। एक आ जाता है एवरेज कॉस्ट, कि एवरेजली एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट हो रहा है। और एक आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एडिशनल कॉस्ट कितना हो रहा है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब यही होता है कि एडिशन हो गया। तो सिमिलरली रेवेन्यू भी एवरेज हो जाता है, टोटल हो जाता है एंड मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है। तो टोटल रेवेन्यू में क्या हो जाएगी, द टोटल इनकम एक फर्म रिसीव कर रहा है अपने गुड्स को बेच के, वेयर एवरेज रेवेन्यू में एक रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड, कि एक यूनिट को बेच के कितना रेवेन्यू उसका जनरेट हो रहा है, सो दैट इज द एवरेज रेवेन्यू। और जो मार्जिनल रेवेन्यू ये हो जाता है कि जब आप एक एडिशनल यूनिट बेचते हो, एक एडिशनल यूनिट बेचते हो,
तो आपका एडिशनल रेवेन्यू क्या रहेगा? सो दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, तो अगर इसका एग्जांपल हम देखते हैं तो एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि एक मार्केट प्राइस में फॉर अ बॉक्स ऑफ कैंडल 10 रुपए का बिक रहा है, एंड उसके अंदर एक कैंडल जो हो रही है एंड अ कैंडल मार्कर सेल्स 5 बॉक्सेस, सो जो टोटल रेवेन्यू हो गया वो 50 हो गया, एवरेज रेवेन्यू 10 हो गया, एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल बी ऑल्सो बी 10। तो इस तरीके से ये चीज डिफाइन की जाती है। वेरेज अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन समझते हैं, दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा? जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। दैट मीन्स एक फर्म प्रोड्यूस करता है अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, दैट जो मार्जिनल कॉस्ट है इट इज नॉन डिक्रीजिंग, कि मार्जिनल कॉस्ट आप डिक्रीज नहीं कर सकते बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मार्जिन मतलब क्या था कि एक एडिशनल कॉस्ट हो रहा है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक केस स्टडी समझी थी ऑफ अ बेकरी, कि एक पर्टिकुलर रीजन में एक बेकरी है। वो बेकरी का काम क्या है कि वो केक और जो बेकिंग आइटम्स है, लाइक केक हो गया, चीज केक हो गया, ब्रेड हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, ये सबको वो बेक करते हैं। तो जब ये बेक हो रहा है और उसके बेकिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है, तो उसको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। अब जब वो सप्लाई बढ़ाएगा तो वो प्लानिंग करेगा कि यहां पे जो 3 मेजर चीजें होती है। सबसे पहले चीज क्या है कि लेबर होता है, दूसरी चीज क्या होती है कि कैपिटल होगा, कैपिटल के अंदर सारा इक्विपमेंट्स आ जाएगा, एंड थर्ड चीज होगी इंग्रेडिएंट्स होगी। तो जब एक बेकर को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना, तो ये उसको तीनों चीजें इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो शायद उसको एक एक्स्ट्रा बेकर हायर करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी लाने पड़ेंगे, और शायद उसको एक एक्स्ट्रा कैपिटल भी रखना पड़ेगा। तो जब ये इस तरीके की प्लानिंग करता है, तो वो दो तरीके से प्लानिंग करता है, एक करता है फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू और एक करता है फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लानिंग कर रहा है, तो वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास जो अभी लिमिटेड मेरी जो स्पेस है, दैट मीन्स कि मेरे पास जो कैपिटल है दैट इज माई फिक्स कैपिटल, कि मेरा कैपिटल अभी फिक्स है, लेकिन जो मेरे पास लेबर है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट को मैं सेम रखा है, और वेरिएबल कॉस्ट पे मैंने एक एक्स्ट्रा लेबर लेके आया हूं। तो जब मैं एक्स्ट्रा लेबर लाया तो वो एक्स्ट्रा 20 ब्रेड्स बनाने लग गया। तो मेरे को लगा कि शायद मैं एक और लेबर ले आऊंगा, यानी कि मैं 2 एक्स्ट्रा लेबर लाऊंगा तो वो 40 यूनिट्स हो जाएगा। पर जब उसने दूसरा लेबर हायर किया, तब वो सिर्फ 30 ब्रेड्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर पा रहे दोनों मिलके। क्यों? क्योंकि उसके पास कैपिटल यानी कि अवन की कमी थी, क्योंकि उसके जो स्पेस है, स्पेस में एक्स्ट्रा अवन नहीं आ सकता था। तो उसने सोचा कि उसने एक रेंटेड प्लेस ले ली फॉर ए टेम्पररी पर्पस के लिए, वहां पे एक एक्स्ट्रा अवन रखा और वहां पे 2-3 लेबर को हायर किया, फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ाया और फिर वो सप्लाई बढ़ा दी। तो कहने का मतलब कैसा है कि यहां पे जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा, राइट। तो यानी कि मार्जिनल कॉस्ट अगर आप सोच रहे हो कि एक समय तक आपको ऐसा है कि वो गिराना है, हमें डिक्रीज करना है, बट आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट वो डिक्रीज नहीं होगा, वो या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर वो वापस बढ़ जाएगा, बिकॉज द नेचर ऑफ योर बिजनेस और एनी बिजनेस इज वेरी मच डायनामिक रादर देन स्टैटिक। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इफ मार्जिनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट एक्सीड्स द मार्जिनल रेवेन्यू, कि जो कॉस्ट है रेवेन्यू से अगर ज्यादा हो गया तो वो अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा टू इंक्रीज आउटपुट। तो आप आउटपुट अगर इंक्रीज करोगे सो दैट विल बी अनप्रॉफिटेबल, यानी कि आपने जब एक लेबर हायर किया तो आप 20 यूनिट्स ऑफ ब्रेड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो, 2 लेबर हायर किया तो 30 यूनिट्स हो गया, राइट। सो दैट मीन्स कि यहां पे 10 यूनिट्स का लॉस हुआ ना, सो दैट इज अनप्रॉफिटेबल। तो आपको आउटपुट इंक्रीज करना विल बी कंसिडर्ड एज अनप्रॉफिटेबल। तो ये चीजें मेजरली ध्यान रखी जाती है फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। वेरेज अगर जो दूसरी चीज हम समझते हैं, दैट इज कि देयर आर सिनेरियो की एक शटडाउन हो जाता है और एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है। शटडाउन यूजुअली तब होता है जब वहां पे जो लोवेस्ट प्राइस हो जाता है, एट विच द फर्म कवर्स इट वेरिएबल कॉस्ट, कि सबसे लो प्राइस पे वो अपना वेरिएबल कॉस्ट को कवर करता है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा, राइट। अगर हाईएस्ट प्राइस पे वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है सो दैट मीन्स वो प्रॉफिट मेकिंग है। अगर लोवेस्ट प्राइस पे वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है सो दैट मीन्स कि वो लॉस मेकिंग है, एंड अल्टीमेटली वो अपने बिजनेस को शट डाउन कर देगा। वेरे जो एक और सिनेरियो आता है जहां पे जो टोटल रेवेन्यू है वो इक्वल हो जाता है टू टोटल कॉस्ट, तो दैट मीन्स कि आपका एक ब्रेक इवन आ गया। ये यूजुअली कब यूज किया जाता है, जब एक नया बिजनेस आता है, एक नए बिजनेस में आपने लेट्स से 1 लाख रुपीज का इन्वेस्ट किया हुआ है,
आफ्टर 1 ईयर आपको ऐसा हुआ कि 1 लाख रुपीज रिटर्न आ गया, सो दैट मीन्स कि जितना आपका कॉस्ट था दैट इज इक्वल टू योर रेवेन्यू, सो दैट मीन दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ जो आप एक्स्ट्रा अर्न करोगे दैट विल बी योर प्रॉफिट। सो इससे पहले तो आप सिर्फ अपना कॉस्ट कवर कर रहे थे, आप ब्रेक इवन पे आ रहे थे। सो वंस ब्रेक इवन आ गया, नाउ यू विल स्टार्ट रिकवरिंग, और या फिर नाउ यू विल गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। ओके, तो इसका अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो जो बेकरी है with high average variable cost shut down if the market price falls below the average variable cost, कि जो average variable cost है अगर उससे कम आपका रेवेन्यू आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जा रहा था, हमारा लेबर आ जा रहा था कि लेबर इज माय वेरिएबल कॉस्ट, एंड वेरेस जो लैंड है यानी कि जो मेरा कैपिटल है दैट इज माय फिक्स कॉस्ट। सो ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन हमेशा माइंड में रखना, दैट वेरिएबल यानी कि वो वेरी करता रहेगा कि एक लेबर है, दो लेबर है, एक्सेट्रा, सो दैट वेरी फ्रॉम वन डे टू अनदर डे एक्सेट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप एक प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहां पे एक चीज जो ध्यान रखी जा रही है दैट इज द सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व को अगर हम एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम द ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक जगह पे रखा गया है प्राइस और एक जगह पे रखी गई है क्वांटिटी सप्लाइड। यहां पे मतलब प्राइस है और सप्लाई है, तो यहां पे हम कह सकता हूं कि जो प्राइस है लेट्स से 10 है, 20 है, 30 है एंड 40 है, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 20 है, 40 है, 60 एंड 80 है। तो जब आप इस तरीके से ये देखते हैं कि यहां पे जब मैं 10 रुपए खर्चा कर रहा हूं तो मेरे को 20 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, मैं परचेज कर पा रहा हूं। जब मैं 20 रुपए खर्चा कर रहा हूं तो मैं 40 यूनिट्स ऑफ गुड्स परचेज कर पा रहा हूं। जब मैं 30 रुपए खर्चा कर रहा हूं तो मैं 60 यूनिट्स ऑफ गुड्स परचेज कर पा रहा हूं, एंड जब मैं 40 रुपए का खर्चा कर रहा हूं तब मैं 80 यूनिट्स ऑफ गुड्स परचेज कर पा रहा हूं। सो व्हाट डज दिस, दिस इज एक्चुअली अ कर्व, ये कर्व बन जा रहा है, एंड दिस कर्व इज नोन एज सप्लाई कर्व, कि ये एक सप्लाई कर्व के नाम से कंसीडर्ड की जाती है। अब यहां पे ऐसा होता है कि सप्लाई कर्व इज ऑलवेज डायनामिक, यह कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। तो जब डायनामिक की बात की जाती है तो हम कह सकते हैं कि या तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा या फिर ये राइट साइड में शिफ्ट होगा। अब ये कौन से सिनेरियो पे लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता है कि जब आपका लेट्स से प्राइसेस इंक्रीज हो गया, आपका जो इनपुट था, जो आपका रॉ मटेरियल था उसका प्राइसेस इंक्रीज हो गया, तो जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे कि यू आर नॉट श्योर कि अगर मैं इतना ज्यादा प्रोड्यूस करता हूं, सिंस द लास्ट सिनेरियो जब प्राइसेस कम था तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो आप अपने आउटपुट का प्राइस बढ़ा दोगे। सो वंस आप अपने आउटपुट का अगर प्राइस बढ़ा दोगे तो यू आर नॉट श्योर कि ये प्राइस पे कंज्यूमर परचेज करेगा या नहीं करेगा। सो दिस टाइम आप अपना सप्लाई जो है वो कम कर दोगे। सो दैट मीन्स कि जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। Whereas there are other scenario जहां पे आप कह रहे हो कि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन बढ़ गया है, कि इंडिया में टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो गया है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने लगे तो जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है। सो दैट मीन्स कि जो आपका कॉस्ट था वो सेम था, राइट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहा, लेकिन आपका जो आउटपुट है, वो जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा मैक्सिमाइज हो गया। सो दिस टाइम आप क्या करोगे कि इकोनॉमी में सप्लाई इंक्रीज कर दोगे। सो दिस टाइम द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। ओके, सो इस तरीके से ये सप्लाई कर्व को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वहां पे यही चीज सिनेरियो समझाई हुई है कि जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा तो सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दी राइट। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि जब एक कार मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन आ जाता है, राइट तो जब ऑटोमेशन आ जाता है तो वो प्लांट का आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, एंड अल्टीमेटली उसका जो सप्लाई कर्व है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। वेरएज अगर इसका अपोजिट सिनेरियो देखते हैं जहां पे मैंने ये कहा कि मेरे इनपुट जो है, मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मेरा इंक्रीज हो गया, तो जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया दैट मीन्स कि मेरा इनपुट प्राइस बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेजेस पे प्राइस बढ़ गया या जो मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गया, तो उसके चलते क्या होगा कि मेरा प्रोडक्शन और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जब मेरा प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हो जाएगा सो आई एम हियर फॉर टू अर्न प्रॉफिट। तो जब मेरे को चीजें महंगी पड़ेगी तो मैं कंज्यूमर से चीजें महंगी चार्ज करूंगा। सो अल्टीमेटली आई एम नॉट श्योर कि वो प्रोडक्शन पे कंज्यूमर परचेस करेगा या नहीं करेगा। सो दिस टाइम मैं मेरा प्रोडक्शन कम कर दूंगा, एंड अल्टीमेटली माई सप्लाई कर्व विल शिफ्ट
लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल कि एक फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो जा रहा है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जा रहा है, राइट, कोई भी तरीके का गुड्स का। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि वहां पे सप्लाई जो होगी एट द सेम मार्केट प्राइस वो कम हो जाएगी। तो यहां पे चांसेस हो सकता है कि लेट्स से जो पर्टिकुलर गुड्स था वो पहले 100 रुपीज का मिल रहा था, बट वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि फ्यूल का प्राइसेस बढ़ गया, तो अब वो शायद मेरे को 120 रुपए का पड़ेगा, राइट। तो मतलब 100 रुपए पे सप्लाई कम हो गया, अब 120 रुपए पे सप्लाई हो रहा है, जिसपे कंज्यूमर श्योर नहीं है कि वो परचेज करेगा या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है एंड लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स है, राइट। तो इसके चलते हमारे पास ऑप्शंस काफी ज्यादा हो जाते हैं, अनलेस कोई भी तरीके के गुड्स की मोनोपोली हो तो दैट इज एन एक्सेप्शन, राइट। अनदर चीज जो इंपैक्ट करती है दैट इज द इंपैक्ट ऑफ अ यूनिट टैक्स, कि जो टैक्स लगाती है सरकार पर आउटपुट पे, वो भी काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है कि मेरे प्रोडक्शन कॉस्ट को वो इंपैक्ट कर रहा है। तो जितना ज्यादा सरकार मेरे पे टैक्स लगाएगी उतना ज्यादा मैं कंज्यूमर से वसूल करूंगा, और जितना ज्यादा मैं कंज्यूमर से वसूल करना चाहूंगा उतना ज्यादा उसको महंगा पड़ेगा। तो जब वो महंगा पड़ेगा तो अल्टीमेटली मेरे गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और मेरे को वापस मेरे सप्लाई कर्व को लेफ्ट में शिफ्ट करवाना पड़ेगा, राइट। इसका एक एग्जांपल है कि 1-2 रुपए का टैक्स अगर लग रहा है ईच यूनिट पे, तो वहां पे जो फर्म्स है वो लेस प्रोड्यूस करेगी एट एवरी प्राइस पॉइंट पे, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर की प्राइसेस को इंपैक्ट करेगा। ओके, यस। द नेक्स्ट थिंग इज जब मार्केट सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन, की ये क्या होता है कि जब एक परफेक्ट कंपटीशन होती है सप्लाई कर्व किस तरीके से रहती है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई रहती है वो एट ईच प्राइस पे रहती है, तो उसको डिफाइन किया जाता है दैट इज द सप्लाई कर्व, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ द मार्केट सप्लाई कर्व। वेयर अगर हम ऐड कर रहे हैं कि हर एक फर्म का आउटपुट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम एक डेयरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं। डेयरी इंडस्ट्री में देख रहे हैं दे आर सेवरल काइंड ऑफ फार्मर्स, कि फार्मर ए है, फार्मर बी है, फार्मर सी है, सो दे आर ऑल डेयरी फार्मर्स। अब डेयरी फार्मर में ऐसा है कि हर फार्मर मिल्क का प्रोडक्शन करता है, राइट। अब सबका प्रोडक्शन वेरी करेगा और सबके मिल्क की क्वालिटी भी वेरी करेगी। तो जब मिल्क की क्वालिटी वेरी करती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका प्राइस भी वेरी करता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि जब मिल्क लेट्स से ₹10 पर केजी है, ₹10 पर केजी है, तो एक पर्टिकुलर फार्मर जो है, फार्मर ए, वो 10 केजी ऑफ मिल्क दे रहा है, जो फार्मर बी है वो 20 केजी ऑफ मिल्क दे रहा है, फार्मर सी है वो 30 केजी ऑफ मिल्क दे रहा है। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिल्क, तो उसकी प्राइसेस भी डिफरेंट रहती है। तो एक ये मिल्क ए हो गया और ये मिल्क बी हो गया। अब ये मिल्क बी की प्राइस जो है वो लेट्स से 20 रुपीज पर केजी है, राइट। तो इस बार फार्मर ए उसको शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं इस बार सिर्फ 5 केजी दे पाऊंगा। बट फार्मर बी इज अ रिच फार्मर, तो उसने कहा कि मैं 25 केजी दूंगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा है कि मिल्क इज एन एसेंशियल कमोडिटी, कि लोग मिल्क परचेस करेंगे ही करेंगे। एंड अल्टीमेटली उसको जब फार्मर को आप बता दोगे ना कि आपके क्रॉप का या आपके प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ गया है, राइट, तो दैट मीन्स वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा। क्योंकि किसानों का मेन इश्यू क्या होता है कि प्रोड्यूस करना इश्यू नहीं है, उनको मेन इश्यू है कि उनका जो प्रोडक्शन हुआ है उस पर पैसा मिल जाए एट एन इंक्रीज प्राइस। तो जब आप इंक्रीज प्राइस पे उनको पैसा दे दोगे तो वो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो ये फार्मर ने कहा कि मैं 25 केजी दे दूंगा, और ये वाले फार्मर ने कहा कि मैं 40 केजी दे दूंगा, राइट। सो दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो ये इनका टोटल हुआ है 30 + 20 + 10, सो दैट इज द मार्केट सप्लाई कर्व, यानी कि जो टोटल मार्केट में सप्लाई हो रही है ऑफ मिल्क, दैट इज द मार्केट सप्लाई कर्व। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ जैसे हमने कल समझा था, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का इलास्टिसिटी हमने क्या समझा था कि जितनी ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज होगी उतनी डिमांड डिक्रीज होती जाएगी, जितनी ज्यादा प्राइसेस कम होती जाएगी उतनी ज्यादा वो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती जाएगी, वो एक पर्टिकुलर गुड की। तो सिमिलरली सप्लाई पे भी होता है कि सप्लाई क्या करता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड टू अ प्राइस चेंजेस, कि जितना ज्यादा प्राइस चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई चेंज होती जाएगी। दैट मीन्स कि जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ गई है उतना ज्यादा सप्लाई
कम हो जाएगा एट द सेम प्राइस, कि एट सेम प्राइस पे वो कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी इंपैक्ट करता है। ओके, तो इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अ 50% प्राइस राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कुड लीड टू लार्ज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो इससे एक हाई इलास्टिसिटी शो कर रही है। दैट मीन्स कि जब अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि जब हम इकोनॉमी में स्पेशली अगर एक फार्मर कम्युनिटी की बात करते हैं, तो फार्मर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि प्रोडक्शन करना इज नॉट अ चैलेंज। उसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो भी उसने चीजें प्रोड्यूस करी हुई है वो प्रोडक्शन मार्केट में बिक जाए एट द प्राइस जिससे उसको प्रॉफिट हो। तो जब आप एक फार्मर को बताओगे कि महंगाई बढ़ गई है, यानी कि गेहूं का प्राइस बढ़ गया है या चावल का प्राइस बढ़ गया है, नाउ दीज आर व्हाट, दीज आर एसेंशियल कमोडिटी और ये एक स्टेपल फूड है। दैट मीन्स कि हर घर में गेहूं और चावल तो मिलेगा ही मिलेगा। वो या तो गेहूं खाएंगे या तो चावल खाएंगे, बट दोनों में से कोई एक चीज तो खाएंगे ही खाएंगे। तो दैट मीन्स कि ये चीज कभी बिकना बंद नहीं होगी। तो अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो फार्मर उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा, क्योंकि फार्मर को और ज्यादा इनकम चाहिए। तो यही चीज बोली गई है कि अगर आप 50% प्राइस इंक्रीज करते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, तो उससे लार्ज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड रहेगा। सो दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, ये एक हाई इलास्टिसिटी शो कर रहा है। और इलास्टिसिटी में क्या होगा कि आपने प्राइस इंक्रीज किया बट उससे क्वांटिटी यानी कि सप्लाई इंक्रीज नहीं हुआ। ओके, तो ये भी एक सिनेरियो रहता है, राइट। अब अगर हम समरी करते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं उसमें क्या देखा, सबसे पहले देखा द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे हमने देखा दैट फर्म्स आर द प्राइस टेकर्स। देन हमने रेवेन्यू के बारे में देखा, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये की रेवेन्यू मेजर्स है। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमने देखा कि जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, तब जाके हम कह सकते हैं कि मेरा एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। फिर हमने सप्लाई कर्व के बारे में देखा, जिसके अंदर एक शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है, एंड इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ शटडाउन एंड ब्रेक इवन पॉइंट्स देखा। देन मार्केट सप्लाई के बारे में देखा, जो एक टोटल होता है एक इंडिविजुअल सप्लाईज का, एंड देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो ये बताता है द रिस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस चेंजेस, कि जितना ज्यादा प्राइस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई कितना चेंज हुआ, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।